खास ख्याल रखिएगा। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। तो कहता है कि बताइए कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, इसी का कैलकुलेशन आपको समझना है। अब हम कैसे निकाले कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। तो इसके लिए हमें समझना पड़ता है फैराडे लॉ। और फैराडे से आप क्या कहते हैं, जरा इस पे बात करने का प्रयास करते हैं। फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ कहता है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, दैट इज अमाउंट डिपॉजिटेड will be directly proportional to the charge passed। ये आपके पास फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ में कहते हैं कि भैया कितना मेटल का अमाउंट डिपॉजिट होगा, ये कितना चार्ज पास हुआ उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अमाउंट डिपॉजिटेड का मतलब क्या है? अमाउंट डिपॉजिटेड का मतलब है मास। तो कहते हैं कि मास जो मेटल का डिपॉजिट होगा वो चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब कहते हैं कि अगर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो दैट इज जेड आता है। इस जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू क्यू। ठीक है। अब यहाँ पे मास डिपॉजिटेड बराबर जेड जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, और इसका मतलब क्या होता है? जेड का मतलब होता है बेसिकली दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर डिवाइडेड बाई फैराडे। यही जेड की वैल्यू होती है, या इसको आसान भाषा में कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट बाई फैराडे। इक्विवेलेंट वेट का वर्ड इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक आपको इक्विवेलेंट वेट मैंने नहीं पढ़ा है। तो ये जेड की वैल्यू होती है दैट इज मोलर मास ऑफ मेटल डिवाइड बाई एन फैक्टर ऑफ मेटल डिवाइड बाई फैराडे। फैराडे एक कांस्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जेड की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, आराम से बात करेंगे सबके बारे में, इंटू फेराडे इंटू क्यू। और क्यू क्या है? चार्ज। और हमको बहुत अच्छे से पता है कि चार्ज को चाहे तो करंट इंटू टाइम भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली कितना अमाउंट कोई भी मेटल का डिपॉजिट होगा, कितना मास डिपॉजिट होगा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? करंट पे, करंट पे, टाइम पे, एन फैक्टर पे, और उस कंपाउंड के या उस मेटल का मोलर मास पे। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने पास कितना मास डिपॉजिट होगा किसी भी मेटल का, जब हम उसको इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से पास कराएंगे तब। यहां तक में अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो जल्दी से बताओ, अपन बात करें फिर आगे बढ़े। मोलर मास, एन फैक्टर, फैराडे, इस पे बात करेंगे, पर उसके अलावा अगर कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है। चलो अब एक एक करके मैं इन तीनों चीजों पे बात करता हूँ जो अपने पास अननोन में है। मोलर मास का दिक्कत नहीं है, एन फैक्टर पे बात करते हैं। तो कोई एन फैक्टर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे मैं पिछला एग्जांपल ले लूं तो Cu+2 से Cu बनने वाला है। ठीक है। मतलब कॉपर आयन कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मेटल बनने के लिए। सो आसान भाषा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, मतलब कितना मेटल, कितना कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसी चीज को बोलते हैं दैट इज एन फैक्टर। नेक्स्ट क्या कहता है? फैराडे, एफ। एफ की वैल्यू क्या है? तो बोलता है फैराडे का मतलब कुछ और नहीं है, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन। बोलता है एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसी चीज को हम क्या कहते हैं? फैराडे। तो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया अपने पास कितना मास डिपॉजिट होगा, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चंस कहते आते हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा उसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, ट्राई करना, और फिर अपन आगे बात करेंगे। जस्ट अ मिनट, एक मासूम सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, रुक जाओ।
इस क्वेश्चन को देखो, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन कहता है कि बताइए कितना इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड होगा 1 मोल H2O को O2 बनाने के लिए। अगर आपके पास 1 मोल H2O है और अगर आप उसको चाहते हैं कि O2 बन जाए, तो आपको वहां पे कितना चार्ज देना होगा, कितना आपको वहां पे Q की वैल्यू देनी होगी, यही आपको बताना। अगर 1 मोल H2O है तो 1 मोल H2O बनेगा क्या। तो देखो इसका रिएक्शन मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ये होता कैसे होगा। तो H2O है, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होकर क्या देगा, अपने पास देगा H2 और साथ में देगा O2। ठीक है, अगर आपके पास ये 1 मोल रहेगा, बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ 1/2 लगा लो। तो आपको ये अच्छे से पता है कि अगर ये 1 मोल है तो ये आपको मिलने वाला है 1/2 मोल्स। ठीक है, आपको कहता है कि बताइए 1 मोल H2 को अगर ऐसे ब्रेक करके O2 बनाए तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा। आराम से सोचो कितना देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, फिर आराम से अपन बात करेंगे। तो सोचो जरा, 1 मोल H2O को अगर ब्रेक करना है तो मुझे कितना चार्ज या कितना Q की वैल्यू देनी पड़ेगी। नहीं सोच पा रहे हम तो। चलो एकदम बेसिक से कहानी शुरू करते हैं, बेसिक वाली चीज बता रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज है, -2। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, 0। अब तुम एक बात बताओ कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास O-2 से अगर O0 जाए, तो मुझे बताओ इसमें से मुझे कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पड़ेंगे, मुझे ये सोच के बता दो कितने इलेक्ट्रॉन मुझे रिमूव करने पड़ेंगे। तो करना पड़ेगा, मतलब एक H2O को O2 बनाने के लिए, मतलब एक H2O में से ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन सोच ही नहीं रहा, अगर एक H2O में से ऑक्सीजन को मैं ऑक्सीजन एलिमेंट बनाना चाहता हूं तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अगर एक H2O में से मेरे पास 1 मोल H2O है, तो 1 मोल H2O अगर मेरे पास होगा, ये 1 मोल होगा, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करने पड़ेंगे O2 बनाने के लिए, मुझे रिमूव करने पड़ेंगे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ा। तो 1 मोल के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, तब जाके O2 बनेगा। मतलब मुझे कितना चार्ज पास करना पड़ेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो 1 मोल पे होता है F, तो 2 मोल पे कितना होगा, 2F। मुझे ये बता दो, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ मेरे को। और जिसको लगता हो कि बाउंसर हो गया तो भी मुझे बता दो कि भैया बाउंसर हो गया, समझ में नहीं आया, जल्दी से। कोई ऐसा जिसको ये कहानी समझ नहीं आई है। चलो अगर ये समझ में आ गया, दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो। 1 मोल एफईओ को Fe2O3 बनाना है, तो कितना मोल चार्ज की जरूरत पड़ेगी, कितना मोल नहीं, कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगी। शुरू हो जाओ, इलेक्ट्रॉन तो पूछा नहीं है, चार्ज पूछा सीधे। 1 मोल एफईओ है, Fe2O3 बनाना है, शुरू हो जाओ। रिएक्शन में समझा देता हूँ। एफईओ से Fe2O, तो ये रिएक्शन कैसे होगी। एफईओ है, इधर देखो, ये है Fe2O3। ये एक्चुअली तुमको इनकम्प्लीट रिएक्शन दिख रहा है, क्यों, क्योंकि H2O से भी O2 बन रहा था, तो हमने H2 को तो लिखा नहीं था। तो ये वाली भी जो रिएक्शन है वो एक्चुअली इनकम्प्लीट टाइप की रिएक्शन है। तो तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि FeO से जब Fe2O3 बना है, तो यहाँ साथ में बाहर में कुछ ऑक्सीजन भी निकला होगा। कैसे, उल्टा सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ी होगी। अब चाहो तो तुम इसको बैलेंस भी कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे 2 लगा लो और यहाँ पे लगा लो 3/2। ये आपके पास कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि बताइए 1 मोल अगर एफईओ था और उससे Fe2O3 बना था, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना पड़ेगा। आराम से सोचो, सोच के मुझे बताओ, और इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो चार्ज भी निकाल ही लोगे। शुरू हो जाओ।
इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। फिर से बोलो। आवाज नहीं आ रहा बेटा, फिर से क्या बोल रही है? बैलेंस नहीं है, 1/2 बैलेंस होगा। नहीं है तो बैलेंस कर लो। क्या दिक्कत? अच्छा 1/2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। छूट गया, चलो बैलेंस कर लो इसको 1/2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बस समझाने के लिए दिया। बढ़िया आकाश, बढ़िया जोया, हरिओम, समृद्धि, रोहित, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो, दो तीन तरीके सॉल्व करने के। एक तो तरीका मुझे दिख रहा है क्या, कि अगर मुझे इस एफईओ को Fe2O3 बनाना है, तो ध्यान दो, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इसका चार्ज है +2, ऑक्सीडेशन नंबर इसको कहते हैं, +2 है। इसमें है ऑक्सीडेशन नंबर +3, मतलब एक एफी को मुझे एक Fe2O3 की साइड भेजना है, तो मुझे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ रहा है। और मुझे पता है कि अगर मेरे पास ये भाई साहब 1 मोल होंगे, तो उसके लिए मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब मुझे कितना चार्ज निकालना पड़ेगा, 1F इसमें से चार्ज निकालना पड़ेगा। पास करने के बाद बोला, ये तो बोला नहीं कि निकालना है, क्या करना है नहीं करना है, कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, बस बोला कितना चार्ज जरूरत पड़ेगा, दैट विल बी 1F। डन है क्या ये? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो। क्वेश्चन यही है, कितना चार्ज का जरूरत है, ठीक है। बोलता है कि Al2O3 है, इससे मुझे एल बनाना है, और एल मुझे बनाना है 1 मोल। ध्यान से देखना, अगर मुझे 1 मोल एल बनाना है, तो मुझे बताओ कितना चार्ज, कितना क्यू मुझे पास करना पड़ेगा, क्यू की वैल्यू क्या होगी अगर मैं 1 मोल एल बनाना चाहता हूं तो। शुरू हो जाओ, बढ़िया रोहित। अगर 1 मोल मुझे एल बनाना है, तो मुझे कितना चार्ज पास करना पड़ेगा? चलो ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ ध्यान दो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ +3, +3 से 0, मतलब एक एल को बनाने के लिए मुझे 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है। एक एल को बनाने के लिए मुझे 1 मोल बनाने के लिए मुझे 3 मोल देना पड़ेगा। 3 मोल का मतलब मुझे कितना देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ दैट विल बी 3F। क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि Al2O3 जो है, इससे एल बन रहा है, और अगर मेरे पास ये Al2O3 जो है ये 1 मोल है, तो बताओ कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तो मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा एल बनाने में। सोचो और फटाफट से बताओ कितना चार्ज रहेगा। 1 मोल Al2O3 से एल बनाने के लिए कितना चार्ज मुझे देना पड़ेगा? बढ़िया हरिओम, बढ़िया, ठीक है। तो हमें एक बात समझ में आ गया कि भाई साहब ये +3 है, ये 0 है, इससे इस यहाँ भेजने के लिए मुझे 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है। मेरे पास 2 एल है, बेसिकली अपने पास 2 मोल एल है। कौन सा एल है? Al+3 आयन। तो 2 मोल Al+3 को अगर एल बनाना है, तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 1 मोल के लिए 3F, तो 2 मोल के लिए अपने पास हो जाएगा 6F। तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्यू जरूरत पड़ने वाला है, दैट इज 6F। कोई ऐसा जिसको इसमें दिक्कत है तो जल्दी से बता दो कि भैया ये एफ का कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा, जादू हो जा रहा है। डन है, चलो ठीक है। तो अब एक लेंदी सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस लेंदी सा क्वेश्चन को ध्यान दो, टाइम लगेगा, सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि मोल्टेन NaCl है, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, मोल्टेन NaCl है, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा 5 घंटे तक, तो बताइए कितना वॉल्यूम गैस निकलेगा। अगर करंट जो दिया था वो 100 एम्पियर दिया है। चलो अपन देखते हैं, मैं थोड़ा समझाता हूं आपको।
मोल्टेन NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो ये बनता है Na, और साथ में बनता है हाफ Cl2 गैस। अब तुमको क्या क्या पता, तुमको यहाँ पता है करंट, तुमको यहाँ पता है टाइम मतलब IT पता है, और हमको पता है कि मास कितना निकलता है। तो मास बराबर होता है अपने पास मोलर मास बाई एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई इंटू टी। अब ध्यान दो यहाँ पे, तुमको क्लोरीन का मास पता चल जाए तो वॉल्यूम पता चल जाएगा, क्योंकि मास से पता चलेगा मोल्स और मोल से पता चलेगा वॉल्यूम। थोड़ा इसमें बुद्धि लगाओगे तो तुमको दिखेगा कि मास को अगर नीचे मोलर मास को ले आए तो सीधे मोल्स निकल जाएगा, और अगर मोल्स निकालने अपने तो वॉल्यूम आ जाएगा। चलो, क्लोरीन के मोलर मास वगैरह से तो आपको दिक्कत नहीं है। अब सोचना शुरू करते हैं। करंट दिया है, टाइम दिया है, मोलर मास हमें ऑलरेडी पता है, क्लोरीन एटम का मास होता है 35.5। अगर तुम Cl2 पूरा कंसीडर करोगे तो तुम यहाँ मोलर मास लिखोगे 35.5 इंटू टू, दैट इज 71। यहाँ मोलर मास आ गया, यहाँ एफ आ गया। एन फैक्टर ध्यान देना, Cl2 बनाने के लिए एन फैक्टर कितना होगा? तो देखो ये -1 में था और ये 0 में है। पूरा Cl2 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की जरूरत है? 2 की। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या पुट कर दोगे? 2। यहाँ पे पुट करोगे 71, एफ की वैल्यू पुट करोगे 96500। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज 96500, लगभग यही मानते हैं। ठीक है, वही अपने पास कहानी है। आई की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, कैसे निकालेंगे वन मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? 1.67 इंटू 1.67 10 का पावर -19 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10 का पावर -23, सॉरी +23। बात खत्म। फटाफट से इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि गैस की वॉल्यूम कितनी आएगी। शुरू हो जाओ। मास निकालो, मास से मोल्स निकालो, मोल से वॉल्यूम निकालो, या थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो मोलर मास को इधर पटक के सीधे मोल्स निकाल देना। करो सॉल्व। मजदूरी है, तरीका बता दिया, शुरू हो जाओ। और किसी को लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो भी पूछ लो कि समझ में नहीं आया, जादू हो गया। टाइम टेकिंग काम है, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, गलती बस मत करना। हाँ टाइम लगेगा करने में, कोई दिक्कत नहीं, करो। तो टाइम लगाओ, कोई बात नहीं है, जादू हो गया। चलो ठीक है, 2 मिनट इंतजार कर लो, बाकी लोगों को सॉल्व करने दो, मैं हेल्प करता हूँ। जादू हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन गायब? ये क्या यस हो सर, गया? क्वेश्चन गायब हो गया इसलिए हुआ जादू। यस। अच्छा अच्छा, चलो कोई, अभी आ गया क्या? यस सर। चलो। सर फिर गायब। करो सॉल्व, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। कोई भेजने तो दो आंसर। सर फिर गायब हो गया क्वेश्चन। फिर गायब हो गया? चलो अब ठीक दिख है, गया। तो एरर हुआ है, कोई बात नहीं। तुम मोल्स भी निकाल लो तो काम हो जाए। तुम मोल्स निकाल के मुझे बता दो कितने मोल्स आ रहे हैं। बढ़िया रोहित, बढ़िया हरिओम।
बढ़िया आकाश। एक मिनट और फिर सॉल्व करा दूंगा। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो अपने पास, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मास बाय मोलर मास निकाल लेंगे, इससे मोल्स आ जाएगा अपना 1/Cl2 का एन फैक्टर 2, ये है 96500 मल्टीप्लाइड बाई करेंट था 500 और 100 5 घंटा, ठीक है। 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, क्योंकि ऐसा यूनिट में अपने को चाहिए होगा आईटी में। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा लगभग 9.3 मोल्स आ गया 9.3। तो अपने पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, लगभग आ जाएगा 208 के आसपास। डन है क्या? देख लो एक बार, किसी को दिक्कत लगे तो पूछ लो। चलो ठीक है। सो अब अपन आते हैं वापस से फैराडे लॉ पे, दैट इज सेकेंड वाला फैराडे लॉ। तो सेकेंड फैराडे लॉ क्या कहता है? ये बिल्कुल बच्चों वाला चीज है। कहता है कि अगर सेम करंट, अच्छा एक हो रहा है, ठीक है। बोलता है कि सेम करंट या सेम चार्ज, कुछ भी ले सकते हो। बोलता है सेम करंट या सेम चार्ज को अगर मल्टीपल इलेक्ट्रोड से पास कराया जाए, पास फ्रॉम मल्टीपल सेल, देन होगा क्या? होगा ये कि सारे केसेस में जो मास डिपॉजिट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो है ये सेम रहने वाला है। मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट का रेशियो जो है ये कांस्टेंट रहेगा सारे केसेस में। मतलब अगर लाइन से मान लो ऐसा हो जाए कि लाइन से अपने पास कहानी हो जाए कि कॉपर का भी इलेक्ट्रोड है, मान लो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, निकल डिपॉजिट हो रहा है, जिंक डिपॉजिट हो रहा है, गोल्ड डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, और सब में सेम तार से कनेक्ट कर दिया गया है, सेम करंट पास करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वैसा केस हो जाए तो कहता है कि भैया मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सारे जगह सेम होगा, मास डिपॉजिटेड और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सेम होगा। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं m1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 1 इक्वल्स टू m2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 2 इक्वल्स टू m3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 3। अब ये इक्विवेलेंट वेट तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो आप ऐसे समझो, कुछ और नहीं है इक्विवेलेंट वेट, अभी जस्ट जो ऊपर बताता वही कहानी है। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? ये है मोलर मास, मेटल का एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। और मेटल का एन फैक्टर कुछ और नहीं है, सीधा सा मतलब बचपन में सुने थे जिसको बोलते थे वैलेंसी। फिलहाल के लिए आपके लिए वैलेंसी है, ठीक है। तो अगर एल्यूमिनियम दे दिया तो एल्यूमिनियम के लिए अपने पास क्या कहानी है, +3।
+3 में बनता है तो 3 हो गया। अगर सोडियम दे दिया डिपोजिट हो रहा है, सोडियम का केस आएगा नहीं, फिर भी 1 हो जाएगा। सिल्वर है तो 1 हो जाएगा, कॉपर है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही अपने पास कहानी। और ये सेम चीज जो है ये ऊपर भी इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे, दैट इज मोलर मास बाई एन फैक्टर। इसी चीज को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। अब यही तो लॉ है, कुछ है ही नहीं। देखो, इस वाले को उठा के इधर नीचे पटक दिया, इस वाले को उठा के ऊपर भेज दिया, तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट वेट हो गया। इक्विवेलेंट वेट को इधर पटक दिया नीचे साइड में, मान लो मोटे तौर पे। तो अगर इक्विवेलेंट वेट नीचे आ गया तो एफ कांस्टेंट ही है, आई टी कांस्टेंट ही है, बात खत्म। और एफ की वैल्यू जस्ट अभी हम बात कर चुके थे कि भैया एफ की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। तो यही आपके पास है सेकेंड लॉ की कहानी, कि भैया अगर सेम करंट पास किया तो मेटल का मास डिपोजिट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सब में सेम रहेगा। चलो अब जरा क्वेश्चन करने पे आते हैं फटाफट से। एक मिनट। ये प्रॉपर सेकेंड लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ में कोई ज्यादा का डिफरेंस है नहीं, बस एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले पे सारी कहानी है। चलो शुरू हो जाओ। बोलता क्या है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन को पास किया, मतलब क्यू आपको कांस्टेंट रख दिया है, AgNO3 से, CuSO4 से, AlCl3 से। बोलता है बताइए Ag, Cu और Al जो डिपोजिट होंगे कैथोड पे, उनका मोलर रेशियो कितना होगा, कौन से मोल के रेशियो में डिपोजिट होंगे। Ag का एन फैक्टर 1, +1 से 0 जाएगा। Cu का 2, +2 से 0 जाएगा। Al का 3, +3 से 0 जाएगा। ये आपको एन फैक्टर बता दिया। अब फटाफट से मुझे बताओ कौन से मोलर रेशियो में डिपोजिट होंगे। सोचो, सॉल्व करो फटाफट से। प्यारा सा मासूम सा क्वेश्चन है। और अगर लग रहा है कोई चीज समझ नहीं आई है तो अभी पूछ लीजिएगा। मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सब जगह सेम रहने वाला है। वैसे तो इस क्वेश्चन में ना पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बढ़िया श्रेया, समृद्धि, बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ किए हो, गड़बड़ किए हो। किसका गड़बड़ है, श्रेया का ठीक है, समृद्धि का ठीक है, अमन गड़बड़ है। अच्छे से चेक करो एक बार। आकाश ठीक है। चलिए मैं हेल्प करता हूँ फटाफट से। लगाते हैं सेकंड लॉ वाली कहानी। आ गया कैमरा। चलो, तो अपने पास है AgCuAl। Ag का मोलर मास, मास बाई मोलर मास। अपने पास क्या कहानी था, देखो ऐसे, जिन लोगों को समझ में नहीं आई ये कहानी, एन फैक्टर, इसी चीज को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। गौर से अगर तुम देखो ना तो ये कुछ और नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है ये, मास बाई मोलर मास इज मोल्स, और ऊपर में जाके एन फैक्टर पहुंच गया। तो दिस इज बेसिकली एन फैक्टर इनटू मोल्स, सबके लिए सेम। चलो, एन फैक्टर इनटू मोल्स की कहानी सबके लिए सेम है। अब कहता क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को पास कराया, सब में चार्ज सेम है, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं AgNO3 मोल्स होगा 1, एन फैक्ट सॉरी
एन फैक्टर होगा 1, मोल्स लेते हैं NAG इक्वल्स टू, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा CuSO4 के लिए इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, मोल्स हो जाएगा Cu का, थर्ड अपने पास आ जाएगा 3 इंटू मोल्स ऑफ Al। तो ये अपने पास कहानी बन गया। इस वाले फॉर्मेट को हमने चेंज कर लिया। मैं वापस से समझाता हूँ इस वाले फॉर्मेट को मैंने क्या किया। मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसको लिखा मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर, डिवाइड मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर को ऊपर भेज दिया, तो ये हो गया एन फैक्टर इनटू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब यहाँ पे मास बाई मोलर मास जो ये मोल्स बन गया, तो ये हो गया एन फैक्टर इनटू मोल्स, मतलब सारे केस में एन फैक्टर इनटू मोल्स क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ये बना लिया। अब बोलता है बताओ कि इन तीनों मोल्स का रेशियो क्या है, NAG, NCU और NAL। अब हमें दिख रहा है कि भैया यहाँ पे इक्वेशन, या तो इक्वेशन से सॉल्व कर लो, दो का एग्जाम, दो का पेयर बना बना के, NAG का NCU का लेके, और नहीं तो सीधे सीधे एक बात तुमको समझ में आ गई होगी कि अच्छा भाई साहब, इस भाई साहब के लिए 6 आएगा, इस भाई साहब के लिए 3 आएगा, और इस भाई साहब के लिए 2 आएगा। क्यों आएगा 6? तो 6 × 1, ये इसके लिए 3 × 2, और इसके लिए अपने पास आ जाएगा 2, क्योंकि 3 × 2 दैट विल बी 6। तो तीनों केस में अपने पास वैल्यू आ जाएगी 6। इसका मतलब जो तीनों का रेशियो है NAG वर्सेज NCU वर्सेज NAL, इसका रेशियो होगा दैट इज 6:3:2। डन है क्या? कोई ऐसा इसको लग रहा है नहीं होगा तो यस बता दो मुझे सर। फटाफट से। डन है, अगला क्वेश्चन। बढ़िया, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन। करो इसको सॉल्व। कोई एक निकाल लो चलेगा, कोई एक निकाल लो, ठीक है। एफ ही निकालना है, एफ ही निकाल लो, चलेगा, एफ ही निकालो, ठीक है, सही है।
7.47 7.46 ठीक है। सिर्फ एफ ही निकाल लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ही निकाल लोगे तो बाकी सब निकाल ही लोगे, कोई एक निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 55.5 ले लो या 56 ले लो चलेगा, 56 लो। क्वेश्चन सो नहीं हो रहा है, 7.4 आएगा। हरिओम थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ की हो, रोहित ठीक है। चलो ठीक है, सॉल्व कराता हूँ मैं। एक का निकालोगे तो सब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने को बोल रहा है कि 0.4 इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, क्यू पता है, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, सीरीज में कनेक्टेड था, मतलब अपने पास वही सेकंड लॉ लग जाएगा। फर्स्ट सेल में AgNO3 कोई मतलब नहीं है, CuSO4 कोई मतलब नहीं है, FeCl3 है, इससे मतलब है अपने को, Fe का निकाल लेते हैं। तो अपन ऐसे लिख लेते हैं सीधे, मास इक्वल्स टू मोलर मास, FeCl3 दिया है, मतलब चार्ज प्लस 3 रहा होगा, तो n फैक्टर 3 96500 मल्टीप्लाइड बाई 0.4। एफ, अच्छा एफ दिया है ना, तो एफ को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो 0.4 और यहाँ पे एफ को एफ ही रहने देते हैं, और ये एफ है, ये एफ और एफ गया। मोलर मास रख दो 56, 56 रखो, इसको सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके कितना आ रहा है आंसर इसका, दैट इज कितना बताया था अभी, 43 के आसपास, नहीं 7.4 के आसपास, दैट इज 7. चलेगा। यहाँ तक में कोई Yes. क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जल्दी बताओ, बात करें फिर आगे बढ़ेंगे, डन है। चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन कभी कभी और भी पूछा जाता है, कुछ कुछ दे देगा डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, बोलेगा कि बताइए NaCl मोल्टेन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, या बोल देगा कि सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के साथ क्या मिलेगा, ठीक है। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, उसके लिए एक टेबल है, वो टेबल मैं आपको दिखाता हूँ, इस टेबल को ध्यान रखना है कि किसके साथ किसकी इलेक्ट्रोलिसिस पे क्या बनता है। जैसे देखो, कुछ ये तो बिल्कुल सिंपल है, एक्वस NaCl Cl2H2 H2। अब देखो थोड़ा याद रखने का तरीका हिंट कर देता हूँ, हमेशा लगे जरूरी नहीं है। एक्वस NaCl का मतलब क्या है, Na प्लस है, Cl माइनस है,
और H2O है तो इसका मतलब वहां H प्लस है और साथ में O2 माइनस है। मैं सबको ब्रेक कर ले रहा हूँ, होता नहीं है, मैं सबको ब्रेक करके लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन करना है। किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ऑक्सीडेशन कराना? सी का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, हो जाएगा। किसी एक का रिडक्शन या तो Na का होगा या तो H का होगा। H Na को इलेक्ट्रॉन देना आसान नहीं है, H को इलेक्ट्रॉन देना आसान है, मतलब रिडक्शन किसका होगा? H का, तो प्रोडक्ट बनेगा H2 और इधर बनेगा Cl2। डन है। तो इस तरीके से तुम थोड़ा सोच सकते हो कि भैया किस तरीके से चीजें चलेंगे। चलो, अब फ्यूज्ड NaCl है, मतलब वहां सिर्फ Na और Cl है, तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? Na और Cl2। एक्वस NaOH होगा तो H2 और O2, कोई दूसरा तो मिल ही नहीं सकता था, Na का तो रिडक्शन हो नहीं पाएगा। फ्यूज्ड NaOH मतलब मोल्टेन NaOH ले लिया तो भी Na और O2 ही मिलने वाला है। सॉरी, नेक्स्ट अपन आते हैं एक्वस CuSO4 में O2 Cu। तो इस तरह से आप पूरा पूरा टेबल है आपके पास दिया हुआ, रटना है बेसिकली। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दिया क्या होता है। एक और भी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा साइड में बताता हूँ। जनरली कहता है कि अपने पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SRP की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन का होता है 0। कहता है ना कि जो इसके ऊपर में जो करीब में होगा उसका रिडक्शन आसान होगा, और नीचे में जो इसके जितने पास होगा, इसके जितने पास होगा उसका ऑक्सीडेशन आसान होगा। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जनरली हम ये मानते हैं कि हाइड्रोजन के जो जस्ट पास में हो, या अगर हाइड्रोजन खुद भी है तो उसका रिडक्शन आसान है, और हाइड्रोजन के जो जस्ट नीचे वाले हैं, जो जितने करीब वाला कोई मिलेगा उसका ऑक्सीडेशन आसान है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कभी मिल जाए F2 और Cl2, तो आइडियली हमको पता है Cl2 का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल F2 के कंपैरिजन में कम होता है। इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के ज्यादा करीब बैठा है, तो जो ज्यादा करीब बैठा है उसका ऑक्सीडेशन आसान होगा। ऊपर में भी अगर मान लो किसने बोल दिया एक तरफ Li है और एक तरफ K है एग्जाम्पल के लिए, तो भैया किसका रिडक्शन आसान होगा? तो K का आसान होगा। Li ज्यादा दूर बैठा है, K जो है वो पास में बैठा है। तो हाइड्रोजन के पास वालों का चाहे ऊपर चाहे नीचे, ऊपर वाले का रिडक्शन, नीचे वाले का ऑक्सीडेशन आसान होता है। डन है क्या? यहां तक में कोई दिक्कत है तो फटाफट से बताओ। चलो, ठीक है, ठीक है। कुछ एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। जस्ट लेंदी क्वेश्चन है, मतलब मजदूरी वाला, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर ना भी निकले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बोलता है कि बताइए कितने देर तक 2 एम्पियर का करंट पास किया जाएगा AgNO3 से, ताकि वो मेटल का कोटिंग जो है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 म्यूएम थिकनेस का लग जाए। डेंसिटी आपको दिया है। अब तुम एक चीज सोचो, सरफेस एरिया पता, थिकनेस पता, मतलब वॉल्यूम पता, डेंसिटी पता, मतलब मास पता। तो आपको मास दिया है, करंट दिया है, Ag दे दिया, तो आपको मोलर मास भी पता और N फैक्टर भी पता। आपसे टाइम पूछा है, शुरू हो जाओ। आकाश, इसीलिए मैंने ना थोड़ा एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि किस तरह से तुम लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, बाकी टेबल तो याद ही रखना पड़ता है, बट एक तरीका बता दिया कैसे याद रखने किया, इससे याद किया जा सकता है।
108। n फैक्टर 1 एजी प्लस होता है, एजी और तो दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। म्यू मतलब माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। लेकिन ये याद रखना डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। सर उधर ग्राम में भी तो दिया है, मतलब हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला ना कि देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। मास हम जब मोल्स के लिए चर्चा करते हैं तो हम ग्राम में ही निकालते हैं, तो इसलिए जब म्यू को कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻4 यूज करना। सरफेस एरिया भी सेंटीमीटर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। कोई बात नहीं, टाइम टेकिंग होगा, करो। आंसर आने लगा, रुको जस्ट मिनट। तो श्रेया थोड़ा कैलकुलेशन ठीक से देखो। आकाश बहुत गड़बड़ है कैलकुलेशन। जोया गड़बड़ है। रोहित गड़बड़ है। मजदूरी है, फिर से एक बार देखो, चेक करो। गुंजन गड़बड़ है। श्रेया का थोड़ा कैलकुलेशन एरर है, बाकी सब ठीक है। श्रेया 10 का पावर थोड़ा अच्छे से चेक करो। यस सर। ठीक है, हरिओम बढ़िया। चलो 1 मिनट और फिर सॉल्व कराता हूँ। ठीक है श्रेया। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। यस सर हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, सॉल्व कराता हूँ मैं फटाफट से। कैमरा ऑन करो। ठीक है, तो अपने को क्या क्या दिया हुआ, करंट पता है, ठीक है। चलो, डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम हमको पता है, ठीक है। तो मास बराबर सीधे सीधे इस्तेमाल कर लेंगे, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वाली कहानी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्राम में ही मास चाहिए, 10.8 डेंसिटी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 80 दिया है, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 5 म्यू एम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि सेंटीमीटर में ही कर रहे हैं, हमें 100 ग्राम में चाहिए। ये आ गया मास बराबर मोलर मास 108 डिवाइड बाई एन फैक्टर 1, ये है 96500। ऊपर में करंट है 2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। निकालो टाइम क्या आएगा, मजदूरी करो, और टाइम का जब मजदूरी करके निकालोगे तो ये आ जाएगा लगभग 193 सेकेंड। डन है क्या? देख लो बार, मजदूरी कर लेना इसको आराम से घर पे, कोई दिक्कत नहीं।
यहां तक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और कोई दिक्कत है तो फटाफट से बताओ। नहीं है? चलो ठीक है। तो अगले क्लास में जब अपन मिलेंगे तो बात करेंगे कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बारे में, पोलारुस लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, टाटा, बाय बाय।